सभी विद्वान साथियों को नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे क्वेश्चन आपके ओपनली और पर्सनली तौर पे भी मेरे पास आ रहे थे, तो प्रयास करूंगा कि आपकी जो शंकाएं हैं उनके ऊपर जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में कुछ बातें आपको बता दी जाएं। ताज़ा रीट भर्ती के विज्ञापन से ठीक पहले रीट का जो क्वालिफाई टेस्ट है उस टेस्ट के लिए विज्ञप्ति लगभग आ चुकी है और 11 तारीख से वो और डिटेल में विज्ञप्ति आएगी और फॉर्म अप्लाई करने आप शुरू करोगे। तो जो मुख्य मुख्य बातें यही हैं कि जो L1 में है उसमें STC, BSTC, JBT जो भी है वो पास किए हुए उत्तीर्ण किए हुए अभ्यर्थियों के लिए अवसर दिया गया है पहले की तरह। उससे पूर्व संभावना थी कि बीएड के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का और एनसीटी का इस मामले में जो भी गजट नोटिफिकेशन था पूरी संभावना थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो अपनी पावर है उसको इस्तेमाल करते हुए इसमें केवल BSTC को अलाउ किया है। आगे सिचुएशन जो भी बनेगी वो आपके सामने आती रहेगी। तो इसके ऊपर टीका टिप्पणी करने की बजाय जो वस्तु स्थिति है, वास्तविक स्थिति है कि उम्मीद थी कि जो L1 की बजाय L2 में जो अभ्यर्थी लैंग्वेज के अभ्यर्थी, विशेषकर अंग्रेजी के, हिंदी के, उर्दू के, सिंधी या पंजाबी जो भी लैंग्वेज के अभ्यर्थी हैं उनके साथ पिछली रीट 2016 और 18 दोनों भर्तियों में भेदभाव हुआ था और उसके कारण कुछ जो गलत तरीके से जो आरोप लगते रहते हैं कि फ्रॉड सिस्टम से लोग एंट्री किए थे, उसके ऊपर अंकुश लगाने का एक आसान तरीका था कि यदि जो रीट का एग्ज़ाम होगा, क्वालिफाइड टेस्ट होगा, उसमें यदि 60 नंबर के क्वेश्चन लैंग्वेज से पूछ लिए जाते, जैसा कि इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश के 60 नंबर का अलग से पेपर हो जाता, SST उनके ऊपर ना थोपा जाता, और हिंदी का है तो हिंदी और बाकी लैंग्वेज संस्कृत है तो उसमें संस्कृत का, उससे जो ग्रेजुएशन तक जो एक स्टूडेंट की, एक अभ्यर्थी की मेहनत होती है उसका पता चलता, उसी के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते और उसमें वो क्वालिफाई होता। यदि वास्तव में ग्रेजुएशन लेवल तक उसने मेहनत नहीं की होती तो उस 60 नंबर में से उसकी प्रदर्शन कमज़ोर रहता और वास्तव में मेहनती होता तो उसको सफलता मिलती और कोचिंग लेने की भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये विडम्बनाएं कहेंगे कि जो स्टूडेंट SST कि कोई सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रखता ही नहीं है, लैंग्वेज की सब्जेक्ट लेकर के या ऑनर्स डिग्री करके अपने ग्रेजुएशन उत्तीर्ण करता, तो उनके लिए अवसर इसमें नहीं बचा है और SST की तैयारी अब मजबूरी में उनको करनी ही पड़ेगी और इससे कोचिंग को बढ़ावा मिलेगा और कोचिंग की दुकानें एक तरीके से दोबारा प्रफुल्लित होंगी। तो इसकी तरफ इस विज्ञप्ति में कोई संशोधन नहीं हुआ है। MA के ऊपर एक क्षणिक राहत मिली है कि 50% के साथ ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएट MA किया हो उसको अवसर मिला है, लेकिन एक मुख्य मांग जो थी कि MA उत्तीर्ण अभ्यर्थी को एक सब्जेक्ट मान करके MA के जिस विषय में भी MA किया है उसको L2 में अनुमति मिलनी चाहिए थी और उसके लिए अनुमति नहीं दी गई है। तो उसके लिए कानूनी प्रयास जारी है, हम प्रयास उसमें कर रहे हैं लगातार। इसके अलावा कुछ जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण सीमावर्ती महिलाओं का चल रहा है कि जिनका जन्म नज़दीकी अन्य राज्यों में है, SC ST OBC वर्ग से उनका संबंध है और राजस्थान में विवाह के बाद भी उनको अपनी कैटेगरी का लाभ नहीं मिल रहा है। पिछले 2 साल से हम प्रयासरत हैं उस मामले में, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम अपनी कैटेगरी में भरें या क्या करें। तो कैटेगरी परिवर्तित करने का कोई मतलब नहीं है, आप अपनी कैटेगरी में अप्लाई करें। यदि जर्नल की मेरिट में फ़ाइट करोगे तो आप जर्नल में ऑटोमेटिक काउंट होगे और यदि अपनी कैटेगरी के अंदर आपकी मेरिट रहेगी तो कम से कम आप लीगल फाइट जो चल रही है उसका हिस्सा तो बन सकोगे। इसलिए आपको अपनी कैटेगरी में ही उसमें अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा रीट भर्ती 16 के बारे में पूछ रहे थे, बहुत बढ़िया स्टेज उसकी चल रही है और कानूनी तरीके से भी मजबूती से प्रयास हो रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और उससे पहले जो प्रशासनिक स्तर पे और सरकार के स्तर पे जो हमें प्रयास करना चाहिए था, जो स्टेज बनी थी उसके ऊपर बहुत सार्थकता के साथ हम आगे बढ़े हैं और प्रयास कर रहे हैं। माननीय अजय माकन जी से भी इस मामले में 2 बार हमारी मुलाकात हुई है, शिक्षा मंत्री जी को भी अवगत करवाया गया है और माननीय मुख्यमंत्री तक भी हमारा वो प्रकरण पहुँचा है। तो
पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द उसमें आपको सरकार के स्तर पे भी, प्रशासन के स्तर पे भी एसएलपी वापसी के प्रयास होते हुए नज़र आएंगे। रीट 18 में जो भी कानूनी स्टेज को पार करके जो मान्यता मिली है, आगे अपील नहीं करने का जो फैसला सरकार ने किया है, उसमें L1 की सूची डिक्लेयर हो चुकी है। कुछ उसमें संशोधन होगा क्योंकि जनरल कैटेगरी के कुछ अभ्यर्थी अभी बाहर हैं उस सूची से, और उसमें संशोधन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अपनी परिवेदनाएं अभ्यर्थियों के द्वारा दी गई हैं और उन परिवेदनाओं पर विचार होगा तो सूची संशोधित होगी, अन्यथा माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर की मार्फत जो अभ्यर्थी वंचित रहे हैं उनको नियुक्ति दिलवाई जाएगी। इसके अलावा जो असली मुद्दा था जो इन भर्तियों को विचलित कर रहा है, वो यही था कि जो सूची होती है, अंतिम सूची, उसमें केवल और केवल वैध अभ्यर्थी, एलिजिबल अभ्यर्थी शामिल होने चाहिए। ऐसा नहीं तो आज तक रीट 16 की भर्ती में हुआ है, नहीं 18 की में, और आगे आने वाली भर्ती में भी शायद ही ऐसा हो पाए। बाकी जब भर्ती की विज्ञप्ति आएगी उसमें प्रयास किए जाएंगे कि जो भी सूची, चाहे 90-10 का जो रेशियो है उसके आधार पे या L1 में रीट के एग्ज़ाम के आधार पे, कम से कम कंप्यूटर में भरे गई सूची को वैध सूची न मान करके या तो 1.5 गुना सूची आए नियमानुसार, और या फिर 2 गुना, और पात्रता पहले निर्धारित हो, पात्रता के डॉक्यूमेंट पहले चेक हों, उसके बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाए और केवल एलिजिबल कैंडिडेट उसका हिस्सा हो ताकि पोस्टें खाली ना जाएं। इसके और नियम तो यही कहता है। इसके अलावा ये जो पूरा परिदृश्य है वो स्पष्ट होगा जब आपकी रीट का एग्ज़ाम हो जाएगा और विज्ञप्ति आएगी। उस विज्ञप्ति में किस प्रकार से मेरिट का अंतिम संधारण होगा, उसमें ये बात क्लियर हो पाएगी। तो ये कुछ बिंदु थे जिनके ऊपर काफ़ी दिनों से आप विद्वान साथी पर्सनली भी कॉल कर रहे थे, और ओपन जो सोशल मंच है उसके माध्यम से भी ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो इनका स्पष्टीकरण यही है। बाकी जो भी सिचुएशन होगी उसको यथा समय आपको अवगत करवाते रहे हैं, आगे भी अवगत करवाते रहेंगे। और जो कुछ समस्याएं थी, जैसे कि लैंग्वेज के अभ्यर्थियों को 60 नंबर का एग्ज़ाम होना चाहिए उनका रीट में 60 नंबर के, ताकि उनकी सच्चाई, उनकी जो पढ़ी हुई विषय है उसमें उनकी पारंगतता साबित हो सके, वो नहीं हो पाए हैं। ज़बरदस्ती SST के विषय उनको पढ़ने पड़ेंगे जो विषय ग्रेजुएशन में उन्होंने नहीं पढ़े हैं। और इसके अलावा जो भी प्रकरण हैं यथास्थिति यथा समय आपके सामने आते रहे, उनसे हम अवगत करवाते रहे हैं, आपको आगे भी करवाते रहे हैं। MA के मामले में बहुत बड़ा डिसीजन हमारा प्रयास है माननीय हाईकोर्ट में कि उसमें आएगा, और प्रकरण हमारा पेंडिंग है माननीय हाईकोर्ट में। और संस्कृत विभाग का भी जो प्रकरण है DB में अपील पेंडिंग है, और वो गवर्नमेंट की तरफ से जो इसमें अपील दायर की गई है माननीय हाईकोर्ट की DB में, उसके ऊपर बहुत जल्द अगले हफ्ते सुनवाई है। प्रयास रहेगा कि उसमें भी सफलता मिले, और जो अंतिम पोस्ट भरने का आदेश हुआ है वो पोस्ट एज मेंटेन रहे, एज इट इज़। ये प्रयास जारी रहेगा, नियम भी यही कहता है। और बाकी आने की जो बातें हैं वो आती रहती हैं, लेकिन विद्वान साथियों को भ्रमित होने की ज़रा अभी तनिक भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा MA और संस्कृत 16 और 18, इनके अलावा जो भी प्रकरण हमारे अलग अलग पेंडिंग है, जैसे सीमावर्ती महिलाओं का है, उसके ऊपर भी सार्थकता से प्रयास चल रहा है। और एक बार जो फाइल कार्मिक विभाग से लीगल विभाग में आई थी और वहाँ पे आकर के फाइल बंद हुई थी, उसको पुनर्ओपन करवाने के प्रयास जारी हैं। और माननीय प्रभारी अजय माकन जी ने भी उसके ऊपर संज्ञान लिया है, CM साहब को पत्र भी लिखा है, पूरी फाइल विद प्रूफ हम सौंप के आए हैं। तो उसमें भी हमें पूरी उम्मीद है कि पीड़ित महिलाओं को उसमें न्याय मिलेगा, और न्याय मिलना भी चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्टेटों में उनको वंचित कर दिया गया है एक माइग्रेटेड पुरुष की तरह, जबकि विवाहित महिलाएं हैं। आज तक न तो स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऐसा सर्कुलर नहीं है जो विवाहित महिलाओं को उनके हक से वंचित करे। और बहुत सारे जो हमारे कानूनी आर्टिकल हैं उसमें भी ये स्पष्ट विधान है कि जो जहाँ का मूल निवासी होगा वहाँ उसको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में प्रयास जारी हैं, नोटिस हो रखे हैं पंजाब गवर्नमेंट को भी, राजस्थान गवर्नमेंट को भी, उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी। उसके ऊपर भी उम्मीद है कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और सिंगल और DB में हमारे भी बहुत प्रकरण माननीय हाईकोर्ट में पेंडिंग है,
और इसी बीच यदि सरकार EWS की महिलाओं की तरह कोई डिसीजन लेती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत आभार आपका।